मित्रों, आज का टॉपिक आपका है महाजनपद काल। ठीक, महाजनपद काल का संबंध आपके राजनीतिक इतिहास से है, आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट को दर्शाता है महाजनपद काल। तो आज हम महाजनपद काल को देखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्री में खास तौर से पूछे जाते हैं और मेंस का जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो इनके प्रशासन को लेकर बनता है, एक मगध के उत्कर्ष को लेकर बनता है। ठीक है, चलिए। तो कहा जाता है कि एक जो क्वेश्चन है वो आपके मगध का उत्कर्ष, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। लेकिन पहले हम महाजनपद काल को देखेंगे, फिर मगध को लास्ट में देखेंगे, क्योंकि उसके बाद हम आगे जो है राजनीतिक इतिहास जो है आगे आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, महाजनपद काल, महाजनपद काल का जो ड्यूरेशन है वो 600 BC माना जाता है। कब माना जाता है? 600 BC। ठीक है, कहा जाता है कि 600 ईस्वी पूर्व का जो ड्यूरेशन है मित्रों, वह एक बहुत बड़े, माने कहते हैं कि संक्रमण का दौर है। आप कह सकते हैं कि ये 600 BC का जो ड्यूरेशन है ये एक संक्रमण का दौर है। संक्रमण का मतलब होता है जहां पर परिवर्तन की संभावनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप यहां पर गौर करें तो 600 BC के आसपास आपको कई तरह के परिवर्तन दिखाई देंगे। जैसे एक तरफ आप देख रहे हैं कि महाजनपद का विकास हो रहा है, एक तरफ महाजनपद का विकास, फिर महाजनपद से ही राज्य का विकास होगा, महाजनपद से राज्य का विकास होगा। दूसरी तरफ आप देखिए तो कहा जाता है कि 600 BC में ही द्वितीय नगरीकरण का विकास होता है, जो अधिशेष उत्पादन पर आधारित थी। इसी समय आपको द्वितीय नगरीकरण का विकास दिखाई देता है। और इसी समय आप देखें तो कहा जाता है कि नगरों का उदय, नगरों का विकास, जो आपके नगरीकरण से ही जुड़ा हुआ है। नगरों का विकास जिसमें आप बहुत सारे नगर देखेंगे, जैसे वाराणसी है, कौशाम्बी है, भगवानपुरा या उज्जैनी को ले लीजिए। तो इस तरह के नगरों का विकास होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, इसके साथ साथ इसी समय आप देखेंगे उत्पादन प्रक्रिया में बड़े स्तर पर परिवर्तन होगा। उत्पादन प्रक्रिया, देखिए कहते हैं उत्पादन प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। और उत्पादन प्रक्रिया में यह बड़ा परिवर्तन दो स्तरों पर दिखाई देगा, क्योंकि इसी समय दो नई चीजों का उपयोग आपको दिखेगा। एक लोहे का कृषि क्षेत्र में उपयोग, लोहे का कृषि क्षेत्र में उपयोग, दूसरा इसी समय धान की रोपाई विधि का प्रचलन दिखाई देता है। ठीक है,
तो कहते हैं कि 600 बीसी मित्रों, 600 बीसी एक ऐसे संक्रमण का दौर था जहां पर बहुत सारे परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। अगर आप गौर करिए तो ये जो उत्पादन प्रक्रिया में जो परिवर्तन दिख रहा है, यही एकमात्र परिवर्तन है जो सारे परिवर्तन को जन्म देगा। ठीक है, कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास ने ही, उत्पादन प्रक्रिया के जन्म ने ही सारे परिवर्तन को क्या किया, जन्म दिया। हाँ, एक गलती मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि मुझे पहले द्वितीय नगरीकरण को पढ़ाना चाहिए था। ठीक, जो मिस्टेक हो गई, तो आपसे प्रॉमिस करता हूं पहले आज चूंकि मैं टॉपिक दे चुका हूं, टॉपिक बन चुका है, तो आज इसको पढ़ा देते हैं। मे भी मुझे लगता है कि हो सकता है एक दिन में न खत्म हो, लेकिन आपको द्वितीय नगरीकरण पढ़ाऊंगा। तो द्वितीय नगरीकरण आप देखेंगे उत्पादन की प्रक्रिया ने जो परिवर्तन को जन्म दिया, इसी परिवर्तन का परिणाम आपका द्वितीय नगरीकरण भी है, इसी परिवर्तन का परिणाम आपके नगरों का विकास भी है, और कहीं न कहीं इसी से जुड़ा हुआ आपका महाजनपद है। क्योंकि जब तक अधिशेष उत्पादन नहीं होगा तब तक नगरों का विकास नहीं होगा, और नगरों का विकास नहीं होगा तो नगरों में राजतंत्र की स्थापना भी नहीं होगी, राज्य का निर्माण भी नहीं होगा। यानी राजनीतिक संरचना का विकास भी कहीं न कहीं आर्थिक विकास से क्या होता है, जुड़ा होता है। क्योंकि जितना अधिक उत्पादन होगा, टैक्स उतना ज्यादा बढ़ेगा। टैक्स अगर बढ़ेगा तो राजा का राजकोष मजबूत होगा, राजा का राजकोष मजबूत होगा तो राजा की सेना मजबूत होगी, राजा की सेना मजबूत होगी तो उस राज्य में और सारे नए राज्य क्षेत्रों को जीत कर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सारी चीजें कहीं न कहीं यहां से निकलती हैं। लेकिन आज चूंकि टॉपिक आपका मैं दे चुका हूं, नहीं तो यहीं पर बदल देता अभी। ठीक, तो आज इसको पढ़ा देते हैं आपको, फिर पीछे से आपको वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए क्लास से। बहुत अच्छी बात। तो चलिए और लोगों को जोड़िए, कम से कम आज आप लोग इसको 100 पहुंचा दिए। जितने भी लाइव चैट हैं, आपसे मुझे उम्मीद है कि आज कम से कम आप इसे 100 करिएगा। ठीक है, और बहुत मजा आएगा महाजनपद काल को पढ़कर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए महाजनपद काल, महाजनपद देखिए, कहते हैं महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। महाजनपद कितने हैं, 16। और महाजनपद जो है ये राजनीतिक विकास की प्रक्रिया है। ये किसकी प्रक्रिया है, ये राजनीतिक संरचना के विकास की प्रक्रिया है। राजनीतिक संरचना के विकास की प्रक्रिया है। तो राजनीतिक संरचना के विकास की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, वैदिक काल से। और मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल में जो सबसे पहली संरचना थी वो परिवार थी। परिवार से ही निर्माण शुरू होता है, और परिवार पति पत्नी से मिलकर बनता है। परिवार से बड़ी इकाई होती है कुल। ठीक, यानी कई परिवारों को मिलाकर क्या बनता है, कुल बनता है। कुल माने होता है खानदान। ठीक है, कुल मतलब क्या होता है, खानदान। कई कुल को मिलाकर क्या बनता है, ग्राम, यानी गांव का निर्माण। आज भी एकदम देखो व्यवहारिक संरचना में आप समझिए, आप एक दंपति जो होता है उससे मिलकर परिवार बनता है, कई परिवारों को मिला दीजिए तो खानदान बनता है। गांव में आप देखे होंगे। ठीक, और कई खानदानों को मिलाकर एक गांव का निर्माण होता है। तो ग्राम की संरचना का विकास आपके वैदिक काल में हो चुका है। कई ग्राम को मिलाकर क्या बनता था, विष। कई ग्राम को मिलाकर क्या बनता था, विष। विष आप जो है इसको ग्राम पंचायत कह सकते हो, या उससे भी बड़ी इकाई मान लो, आप ब्लॉक मान लो इसको, विष को, जिसका प्रमुख विषपति होता था। कई विष को मिला के जन बनता है। ठीक, और इस जन का प्रमुख जनस्य गोपा होता था ऋग्वैदिक काल में। इस जन का प्रमुख क्या था, जनस्य गोपा। ठीक है, और यही जनस्य गोपा ऋग्वेद में क्या कहा गया है, राजा। यानी जन का जो
मतलब था ऋग्वैदिक काल में, जन का मतलब क्या था? कबीला, आपको मैं बताया हूं। और इसी कबीले के मुखिया को क्या कहा गया ऋग्वैदिक काल में? राजा। यानी हमने आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ाया था कि जन तक की राजनीतिक संरचना का विकास हो चुका है। जन तक की राजनीतिक संरचना का विकास हो चुका था। कहते हैं ऋग्वैदिक काल में कई यानी दो जन मिलके एक जनपद का निर्माण किए। यानी जन से बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जनपद। और जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार आता है। जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार आया है? एक बार। यानी इस चीज को, इससे यह पता चलता है कि यानी जन से बड़ी राजनीतिक संरचना का विकास शुरू हो चुका था, जो पूरी तरह हमको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। कहते हैं आगे चलकर इसी जनपद से बना क्या? देखिए, आगे चलकर इसी जनपद से बना महाजनपद। आगे चलकर इसी जनपद से क्या बना? महाजनपद। ठीक। और इसी महाजनपद में एक महाजनपद था मगध। इसी महाजनपद में एक महाजनपद आपका क्या है? मगध। और यही मगध जो है अपने को क्या करेगा? राज्य में परिवर्तित कर लेगा। और फिर महाजनपद से जो बड़ी इकाई निर्मित होगी वो क्या होगी? राज्य। ठीक। और राज्य से बड़ी इकाई होगी क्या? साम्राज्य। तो हमें यहां तक देखना है। और आप देखिएगा, साम्राज्य की संकल्पना सबसे पहले महापद्यनंद स्थापित करेगा नंद वंश में। उसके बाद मौर्य वंश में साम्राज्य की स्थापना होगी। यानी साम्राज्य का मतलब चतुर्दिक दिशाओं पर अधिकार। तो इस तरह एक प्रशासनिक, एक राजनीतिक संरचना का विकास हमें दिखाई देता है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह राजनीतिक संरचना कौन सी है? महाजनपद है। वह राजनीतिक संरचना कौन सी है? महाजनपद है। तो चलिए महाजनपद को हम देखते हैं कि महाजनपद का विवरण, उल्लेख हमें किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है। सबसे पहली बात आप जानिएगा, कहा जाता है कि महाजनपद का जब विकास हुआ तो महाजनपद जो है, चल बेसिक जानकारी आपको पहले हम दे दें। देखिए, महाजनपद जो है यह 3 देशों में फैला हुआ था। अफगानिस्तान, क्योंकि महाजनपदों में एक महाजनपद था कंबोज जो अफगानिस्तान में पड़ता था। अफगानिस्तान। दूसरा पाकिस्तान, गंधार कहाँ है? पाकिस्तान में है। और तीसरा भारत। यानी 3 देशों में उसी तरह यह महाजनपद फैला हुआ था जिस तरह आपकी सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता भी आपके 3 महाजनपदों में विस्तारित थी। तो उसी तरह जो है महाजनपद भी आपके 3 देशों में विस्तारित था। कहते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें थे? भारत में थे। महाजनपद का जो आकार है, अगर हम आकार की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में इनके आकार की बात की गई है। तो उत्तरी क्षेत्र जो है महाजनपद का, जो उत्तरी क्षेत्र है महाजनपद का उत्तरी क्षेत्र कैसा था? आयताकार। महाजनपद का उत्तरी क्षेत्र कैसा था? आयताकार। महाजनपद का उत्तरी क्षेत्र आयताकार है। और दक्षिणी क्षेत्र, अभी मैं इसको दिखाता हूं आपको कैसे। दक्षिणी क्षेत्र कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक। ओवरऑल हम कहें तो इनका आकार कैसा था? बैलगाड़ी की तरह। इनका आकार कैसा था? बैलगाड़ी की तरह। देखिए, हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये सपोज करो ये भारत का क्या है? मैप है। देखो, ये भारत का मैप है, ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका अफगानिस्तान है। ठीक। तो कहा जाता है कि अंग जो है सबसे पूर्वी महाजनपद है। अंग सबसे पूर्वी महाजनपद था। कंबोज जो अफगानिस्तान में है ये सबसे पश्चिमी महाजनपद था। कंबोज जो अफगानिस्तान में है। ठीक। सबसे उत्तरी महाजनपद जो था, सबसे उत्तरी महाजनपद कंबोज है। सबसे पश्चिमी महाजनपद जो है वो है अवंती। सबसे पश्चिमी महाजनपद क्या था?
अवंती जो मालवा क्षेत्र में है, ये मालवा क्षेत्र है। इसके बाद सबसे दक्षिणी जो है वो है अस्मक, जो गोदावरी नदी के तट पे था, अस्मक महाजनपद। अब अगर इस आकार को हम बनाएं, इस आकार को हम बनाएं तो कहा जाता है कि ये जो आकार था, ये जो आकार है, ये जो आकार है, इसे आप देखेंगे तो कहा जाता है जो उत्तर का जो क्षेत्र है, यानी ऊपर का जो आकार बन रहा है, उसको लोगों ने माना है कि ऊपर का आकार आयताकार है, और जो दक्षिण का आकार है, दक्षिण का आकार उसको यहां से मिलाया गया है और यहां से, तो ये जो आकार है ये त्रिभुजाकार बन रहा है। ये कैसा है? ये त्रिभुजाकार है। तो दक्षिण में एक ही महाजनपद है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो जैसे बैलगाड़ी आगे से पतली होती है, पीछे चौड़ी होती है, टाली लगी होती है, उसी तरह इसका भी आकार कुछ बनकर उभर कर आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये महाजनपदों के समय, उस समय भारत का जो भौगोलिक आकार था वो कैसा था? वो बैलगाड़ी की आकृति का था। उत्तरी जो महाजनपद के क्षेत्र थे वो आयताकार हैं, ठीक, और दक्षिणी महाजनपद का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। और ये आकार का जो उल्लेख है ये आपके बौद्ध साहित्य में हमको दिखाई देता है। ये कहाँ मिलता है? बौद्ध साहित्य में, ठीक। ये कहाँ प्राप्त हुआ है? बौद्ध साहित्य में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं महाजनपदों की संख्या और उल्लेख का। कितने महाजनपद हैं, कितने का कहां पर उल्लेख आता है, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि महाजनपद जो हैं, सामान्य रूप से आप जो जानते हैं वो ये है कि महाजनपद की संख्या कितनी है? 16। आपको जो पता है वो ये पता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 महाजनपद हैं, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पर कैसे कैसे आता है, ठीक है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस तरह से है? तो आप जानते हैं सबसे पहला उल्लेख 16 महाजनपदों का आता है अंगुत्तर निकाय में। किस में आता है? अंगुत्तर निकाय में। और अंगुत्तर निकाय कैसा ग्रंथ है? ये बौद्ध ग्रंथ है। ये कैसा ग्रंथ है मित्रों? बौद्ध ग्रंथ है। इसके बाद दूसरा जो उल्लेख आता है वो भगवती सूत्र में आता है। दूसरा उल्लेख किसमें है 16 महाजनपदों का? भगवती सूत्र। इसमें भी 16 है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है, और ये जैन ग्रंथ है, ये जैन ग्रंथ है। इसके बाद कहते हैं कि बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु। महावस्तु में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख आता है, लेकिन इसमें एक महाजनपद कलिंग नए तौर पर जुड़ता है। इसके बाद फिर पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में 22 महाजनपद। इसके बाद आपके महाभारत में कुल 250 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और ग्रंथ है, वो दक्षिण का ग्रंथ है जिसका नाम है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम ये संगम साहित्य है। शिल्पादिकारम में 3 महाजनपदों का उल्लेख आता है, और इन 3 महाजनपदों में आपका मगध है, मगध, वत्स और अवंती। इन 3 महाजनपदों का उल्लेख आपके संगम साहित्य शिल्पादिकारम में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपके जो है ये 3 महाजनपद हैं मित्रों, शिल्पादिकारम में 3 महाजनपदों का उल्लेख हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है महाजनपदों का उल्लेख, यानी कहां कहां पर कितनी संख्या में महाजनपदों का उल्लेख हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ग्राफ इसको बनाते चलिए, ठीक है। आप इसको 100 करिए, कम से कम 100 करिए। आप लोग जो है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जितने भी आप लोगों से लोग जुड़े हुए हैं, आप कम से कम 100 की प्रॉमिस आज मैं करता हूं आप लोगों से। 100 इसे पहुंचा दीजिए लाइव चैट को कम से कम। चलिए,
तो एक ग्राफ आप इसको बना लीजिए। अब फिर आप मैप बनाना शुरू करिए, क्योंकि बिना मैप के आप महाजनपद काल को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैप आप लोग बनाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैप बनाइए और 16 महाजनपदों को दर्शाइए मैप में। ठीक है, उसके बाद मैं एक एक महाजनपद को आपको बताऊंगा और हर चीज उसमें बताऊंगा, कोई चीज छूटेगी नहीं। किसकी भौगोलिक जानकारी, माने भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है, कौन सा राजा है, कैसे निर्मित हुआ वो, उसकी क्या राजनीतिक उपयोगिता रही, ये सारी डिस्कशन हम, सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले आप मैप के माध्यम से अपने हाथों से वर्क करिए इस पर। टूटा फूटा जो भी मैप बना सकें आप बनाएं, चूंकि आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, ये इतिहास है बच्चों। ठीक है, ये इतिहास है और इसमें जैसा भी आप बना लोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये आपका पाकिस्तान हो गया और यहां से आप ले लीजिए अफगानिस्तान को। ठीक है, तो एक एक महाजनपद को आप दर्शाना शुरू करिए। तो सबसे पहले हम उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर में जब आप आएंगे तो सबसे पहले अफगानिस्तान में आपको पड़ेगा कंबोज। कौन सा महाजनपद? कंबोज। ठीक है, पहले कंबोज को आप इंडिकेट करेंगे। फिर आप नीचे आ जाइएगा तक्षशिला वाले पोर्शन में, गंधार। गंधार, ठीक। फिर जस्ट उसी के नीचे राजस्थान में एंट्री कर जाइए तो मत्स्य है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान से थोड़ा आगे बढ़ो दिल्ली की तरफ, मेरठ वाला जो क्षेत्र है यहां पर कुरु महाजनपद आपको दिखाई देगा। कुरु महाजनपद, ठीक है। थोड़ा मेरठ से आगे बढ़ोगे यानी आगरा के बगल मथुरा, तो मथुरा में आपको सूरसेन महाजनपद दिखाई देगा। सूरसेन महाजनपद, ठीक। सूरसेन से थोड़ा आगे बढ़ जाओ तराई के क्षेत्र में, तो तराई में चले जाओगे तो आपको कौशल महाजनपद आपको मिलेगा, जहां के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। कौशल महाजनपद, ठीक है, ये हो गया कौशल महाजनपद। देखिए कौशल महाजनपद हो गया, ठीक। अब ये चले आओ आप जो है बरेली के क्षेत्र में। बरेली के क्षेत्र में आओगे, बदायूं बरेली, तो यहां आपको मिलेगा पांचाल। पांचाल महाजनपद, ठीक। पांचाल के नीचे आ जाओ कौशाम्बी इलाहाबाद, तो यहां मिल जाएगा आपको वत्स महाजनपद। इसके थोड़ा सा बुंदेलखंड के क्षेत्र में चले जाओ तो आपको मिल जाएगा चेदी महाजनपद, ठीक। और वत्स के नीचे आओ, इलाहाबाद के नीचे वाराणसी 100 किलोमीटर दूर, तो यहां पर आपको काशी महाजनपद मिल जाएगा, ठीक। काशी से थोड़ा नीचे आओ एमपी वाले क्षेत्र मालवा में, तो मालवा में आपको मिल जाएगा अवंती महाजनपद। मालवा में कौन सा महाजनपद होगा? अवंती महाजनपद। और एकदम दक्षिण में चले आओ गोदावरी नदी के तट पर, तो आपको अस्मक महाजनपद मिल जाएगा, जो सबसे दक्षिणी महाजनपद माना जाता है। इसके बाद काशी से पूरब की चलोगे बिहार में, तो आपको मगध महाजनपद मिलेगा, ठीक। एकदम पूरब बिहार में जाओगे तो आपको अंग महाजनपद मिलेगा, जो सबसे पूर्वी महाजनपद माना जाता है। और इसके बाद यूपी के देवरिया वाले क्षेत्र में आ जाओगे तो यहां पर आपको मल्ल गणराज्य मिल जाएगा। मल्ल गणराज्य यूपी देवरिया क्षेत्र। इसके बाद एकदम तराई के क्षेत्र में चले जाओ तो आपको वज्जी संघ मिल जाएगा, ठीक, जो दोनों क्या थे? गणराज्य थे, ठीक है। तो अब कितने हो गए? 2, यहां से काउंट करिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 महाजनपद आपके सामने हमने लिखे हैं, ठीक है।
सभी लोग पहले इसको आसानी से नोट डाउन करिए। इसको आसानी से सबसे पहले आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए पीयूष जी, थैंक यू आपको, आपकी इस एप्रिसिएशन के लिए थैंक्स बोलते हैं हम आपको। चलिए जितने भी लोग हैं आप लोग जो है इसको पहले बनाइए फटाफट। अब देखिए कहते हैं कि इसमें दो को आप अगर गौर करें, दो देखिए, एक आपका वज्जी संघ ये, और दूसरा आपका मल्ल गणराज्य, ये दोनों क्या हैं, ये गणतंत्र हैं। ध्यान दीजिए, कहते हैं कि 14 इन 16 में, 16 महाजनपद में, 16 महाजनपद में 14 राजतंत्र हैं। 14 क्या है, राजतंत्र, और 2 जो है वो है गणतंत्र। 2 गणतंत्र कौन कौन से हैं, तो गणतंत्र को हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। एक आपका वज्जी संघ, एक आपका वज्जी संघ, दूसरा आपका जो है वज्जी संघ के अतिरिक्त दूसरा आपका मल्ल गणराज्य। ये 2 आपके गणतंत्रात्मक पद्धति के हैं, जिसके आधार पर आप कहते हो कि भारत सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक देश है। तो गणतंत्रात्मक पद्धति हिंदुस्तान में यहां पर हमको दिखाई देती है। ठीक है, गणतंत्र है, गणतंत्रात्मक पद्धति, मल्ल गणतंत्र आप इसको कहिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, कहते हैं 2 गणतंत्र थे, ठीक है, और एक ऐसा गणतंत्र था जिसने अपने आप को, एक ऐसा राजतंत्र था जिसने अपने को गणतंत्र में कन्वर्ट किया था, वो है आपका कुरु महाजनपद। ये राजतंत्र से गणतंत्र में कन्वर्ट हुआ। ये राजतंत्र से क्या बना, गणतंत्र, गणतंत्र। ठीक है, एक ने अपनी पद्धति को, अपने प्रशासन शैली को क्या किया था, कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो ये तो रही आपकी, हमने मैप के माध्यम से दर्शाया। अब देखिए इसमें ज्यादातर कहां पे है, भारत में सबसे पूर्वी, देखिए अगर इसको मैप पे ऐसे पूछा जाए आपसे, तो सबसे उत्तरी कौन होगा, कंबोज। सबसे उत्तरी महाजनपद कौन होगा, कंबोज होगा, जो यहां पर है। इसके बाद सबसे पश्चिम में कौन आता है, अवंती आएगा। इसको आप थोड़ा सा यहां दर्शाइए, मत्स्य को थोड़ा और आगे ले जाइए, तो सबसे पश्चिमी होगा अवंती, सबसे पश्चिमी महाजनपद अवंती। सबसे दक्षिण में कौन आएगा, अस्मक। सबसे दक्षिण में आता है कौन सा महाजनपद, अस्मक। और सबसे पूर्व में आता है आपका अंग महाजनपद। ठीक है, तो ये आपकी भौगोलिक जानकारी है आपके महाजनपदों की। ठीक है, आपके महाजनपदों की ये भौगोलिक जानकारी हमने आपको दिया। अब आपको एक एक महाजनपद हम आपके सामने, ठीक है, एक एक महाजनपद आपके सामने ले आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, 100 पहुंचाइए, 80 हो गया है। ठीक, इसको 100 कर दीजिए आप लोग। आज जो है कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं, मुझे पता है आपके पास इतनी फ्रेंड सर्किल है कि आप इस चैट को, लाइव चैट को 100 के ऊपर ले जा सकते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं तो आपके इतिहास का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा मैं, खास तौर से पीटी का। बहुत अच्छा, 92 गया, कम से कम 100 के ऊपर ले जाइए आप इसको। 92 आप लोगों ने कर दिया है, इसे 100 आप लोग करिए कम से कम। चलिए आप आगे चलिए, अब एक एक करके हम एक एक महाजनपद को आपके सामने बताने की कोशिश करते हैं। सबको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे 100 क्रॉस करा देंगे। चलिए तो एक एक महाजनपद को हम लेते हैं। चलिए सबसे पहले काशी महाजनपद को लेते हैं। ये बहुत अपना प्यारा महाजनपद है मित्रों, काशी महाजनपद। काशी महाजनपद, अब इसकी भौगोलिक जानकारी आपको पता है काशी महाजनपद की। ठीक है,
देखिए, कहते हैं कि काशी महाजनपद जो आपके वरुणा और असी दो नदियां हैं, आपने नाम सुना होगा। और वर्तमान में आपको रिसेंट न्यूज बता रहा हूं 3-4 दिन पहले की, कि जो वरुणा असी नदी है उसका उत्खनन कार्य शुरू होने जा रहा है। ठीक है, वरुणा वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रयागराज जिले का बॉर्डर लाइन बनाती है। वरुणा, ये दो नदियां हैं। देखिए, काशी महाजनपद दो नदियों पर स्थित है, दो नदियों के बीच है, एक वरुणा और दूसरा असी नदी। ठीक, इसीलिए इसी वरुणा और असी से मिलकर बना है वाराणसी। क्या बना है? वाराणसी। मित्रों, मौसम खराब है, आंधी तूफान आने वाला है। इनकेस अगर जो है वीडियो रुकती है तो आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी जब तक लाइट है तब तक आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, तो कहते हैं कि यहां पर हमने आपको बात किया कि वाराणसी जो है ये वरुणा और असी ये दो नदियों पर स्थित होने की वजह से ये वाराणसी है, जो काशी की क्या है? राजधानी है। कहते हैं कि जो वरुणा नदी है ये आपके उत्तर प्रदेश के दो जिलों, एक जौनपुर और दूसरा प्रयागराज, इन दोनों का क्या बनाता है? बॉर्डर लाइन बनाता है। प्रयागराज और जौनपुर का दोनों का बॉर्डर लाइन है वरुणा नदी। ठीक, कहते हैं कि काशी के अगर हम उल्लेख की बात करें तो काशी का संस्थापक माना जाता है दिवोदास को। इसके संस्थापक कौन थे? राजा दिवोदास। काशी के संस्थापक कौन थे? राजा दिवोदास। और अगर मैं आपको कहूं तो काशी महाजनपद एक श्रेष्ठ महाजनपद था। क्यों? इसलिए क्योंकि इसी काशी महाजनपद के अधीन हुआ करता था आपका मगध, कोशल और वत्स, ये तीनों महाजनपद एक समय था जो काशी के अधीन हुआ करते थे। किसके अधीन थे? काशी के अधीन थे ये तीनों महाजनपद। ठीक है, तो कहते हैं ये तीनों महाजनपद एक समय था काशी के अधीन थे, लेकिन आने वाले समय में यह काशी चला जाएगा किसके अधीन? कोशल के अधीन, जहां के राजा हुआ करते थे प्रसेनजीत। लेकिन अभी हम शुरू की बात करें तो काशी के संस्थापक थे कौन? राजा दिवोदास। और हमने आपको यह बताया था कि काशी आपका ऋग्वेद का दूसरा मंडल जो है, दूसरे मंडल में एक बात आई थी, हमने आपको बताया था, याद होगा अगर आपको, तो वहां पर हमने बात किया था कि काशी के राजा कास के भाई थे ग्रीष्मद ऋषि ने द्वितीय मंडल के मंत्रों का निर्माण किया है और वह काशी के राजा कास के भाई थे। ठीक, जबकि काशी का जो पहला साहित्यिक उल्लेख है, अगर काशी के उल्लेख की हम बात करें, यानी काशी का उल्लेख सबसे पहली बार कहां पर आया है, तो वो आया है अथर्ववेद में। लेकिन ऋग्वेद में जो कहा गया कि काशी के राजा कास के भाई थे ग्रीष्मद, जो द्वितीय मंडल के मंत्रों के निर्माता थे, लेकिन वहां पर काशी का संबंध जो है इस काशी से है कि नहीं है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन अथर्ववेद में सबसे पहली बार इस काशी महाजनपद का उल्लेख आया है। लेकिन कहते हैं इस काशी महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में आया और इस काशी ने अपना राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया कब? 600 बीसी में। 600 बीसी में इस काशी का विस्तार एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर था, जिसका प्रमाण यह है कि उस समय के जो भी 600 बीसी के जितने भी बड़े महाजनपद थे, कोशल, मगध, काशी, ये सब क्या थे? काशी के अधीन थे। ठीक, ये सब क्या थे? काशी के अधीन थे। कहा जाता है काशी आर्थिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण महाजनपद था। क्यों? क्योंकि गंगा के तट पर स्थित था। काशी की जो वार्षिक आय थी, काशी की वार्षिक आय मित्रों 1 लाख थी उस समय। काशी की वार्षिक आय कितनी थी? 1 लाख। काशी की वार्षिक आय कितनी थी? 1 लाख वार्षिक आय थी। अब इतने महत्वपूर्ण महाजनपद को हर कोई जीतना चाहेगा, और आप देखेंगे जब मगध का उत्कर्ष आपको पढ़ाऊंगा तो इसी काशी को लेकर अवंती, कोशल, वत्स, मगध सब में क्या होगी? लड़ाई होगी इसी काशी को लेकर। क्यों? काशी कई रूपों में महत्वपूर्ण था। एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक था।
कहा जाता है कि काशी को लेकर आगे चलकर बड़ा संघर्ष होगा अन्य महाजनपदों में। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताऊं, कहा जाता है कि काशी की जो वार्षिक आय थी वह 1 लाख बताई गई है। काशी को अवमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा गया है। काशी का एक नाम और आता है, काशी को अवमुक्त क्षेत्र अभिधान, अवमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा गया है। काशी को अवमुक्त क्षेत्र अभिधान, अवमुक्त क्षेत्र अभिधान, ये काशी के लिए शब्द आता है। और ये क्वेश्चन आपके आईएएस में आ चुका है, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है कि अवमुक्त क्षेत्र अभिधान किसको कहा गया है। तो अवमुक्त क्षेत्र अभिधान मित्रों ये काशी को कहा गया है। कहा जाता है यहाँ के संस्थापक, काशी के संस्थापक कौन थे? दिवोदास थे। लेकिन दिवोदास ये 600 बीसी से पहले है। ये दिवोदास क्या है? 600 बीसी से पहले है। तो कहा जाता है कि इस समय कौन राजा थे, यानी जब महाजनपदों का दौर आया तो महाजनपद काल में यहां के राजा कौन थे? तो यहां के राजा हुआ करते थे कौन? ब्रह्मदत्त। यहां के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। कहा जाता है कि यहां के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल के राजा दीक्षित को हराया था। हम थोड़ी सी अलग बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। कहा जाता है कि काशी के जो राजा थे, काशी के राजा 600 बीसी में, 600 बीसी में काशी के राजा थे कौन? ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। इस ब्रह्मदत्त ने कौशल के राजा, ध्यान दीजिएगा, कौशल के राजा, कहा जाता है कि इन माने काशी के राजा ब्रह्मदत्त ने कौशल के राजा दीक्षित को कौशल के राजा दीक्षित को पराजित किया था। कौशल के राजा दीक्षित को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। और पराजित करके इस कौशल को इन्होंने क्या किया था? अपने अधीन कर लिया था। यानी ब्रह्मदत्त के समय कौशल महाजनपद जो है वो किसके अधीन था? काशी के अधीन था। और कौशल के राजा दीक्षित को यहां के राजा ब्रह्मदत्त ने क्या किया था? पराजित किया था। लेकिन बाद में कौशल के राजा कंस ने काशी नरेश को पराजित करके काशी को जीतकर कौशल के क्या कर लिया? अधीन कर लिया। यानी अब काशी चला गया किसके अधीन? कौशल के। और अब कंस ने ही इसको जीता था। कंस के बाद राजा यहां बन गए कौन? प्रसेनजीत। कंस के बाद यहां राजा कौन बने? प्रसेनजीत बने। जो प्रसेनजीत किसके समकालीन हैं? बुद्ध के समकालीन हैं। और 16 महाजनपदों के समय कौशल के राजा कौन थे? प्रसेनजीत। तो 16 महाजनपदों के समय कौशल के राजा कौन है? प्रसेनजीत हैं। तो ये जानकारी हमने आपको दिया किसके बारे में? काशी के बारे में। अब इससे ज्यादा कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि काशी के अधीन कौन कौन था, तो वत्स, कौशल और मगध। काशी वरुणा और रसी के नदी पे थी। यहाँ के संस्थापक कौन थे? दिवोदास थे। ठीक। लेकिन काशी के राजा ब्रह्मदत्त जो दिवोदास के बाद राजा बने, इन्होंने कौशल को जीता था। और जब कौशल को इन्होंने जीता तो वहां के राजा कौन थे? दीक्षित थे। ठीक। बाद में कौशल के राजा कंस ने पुनः जो है काशी को जीत लिया इनसे। ठीक। और तब से काशी कौशल के क्या रहा? अधीन रहा। ठीक है। तो आपको जहां तक याद होगा, कहा जाता है कि यहां पर जो है काशी जब चला गया कौशल के अधीन, तो जब मगध का उत्कर्ष आप पढ़ेंगे तो मगध के उत्कर्ष में आप देखेंगे बिंबसार कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह करेगा। और महाकोसला से विवाह करने के उपलक्ष्य में प्रसेनजीत जो है अपनी पुत्री, अपनी बहन महाकोसला का हाथ जब बिंबसार को देगा तो इसी काशी को दहेज के रूप में दे देगा। किसको? मगध को। यानी अब यह जो काशी थी वो चली जाएगी किसके पास? मगध के पास। तब जब मगध में हर्यक वंश की सत्ता आएगी, जिसका संस्थापक कौन था? बिंबसार। ठीक। बिंबसार का बेटा अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु के समय काशी पुनः कौशल के पास चली गई थी, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने माँ बाप को कैद में डाल दिया था। पहला पितृहंता शासक माना जाता है अजातशत्रु को। पितृहंता माने पिता की हत्या करने वाला। तो महाकोसला जो प्रसेनजीत की बहन है, हालांकि अजातशत्रु की वो मां भी है, तो दोनों को कैद में डाल दिया जब अजातशत्रु ने। तो प्रसेनजीत नाराज हो गया, भाई भांजे ने
बहन मां को यानी प्रसेनजीत की बहन महाकोशला को डाल दिया कैद में, तो काशी जो दहेज के रूप में उसने बिंबिसार को दिया था उसको पुनः छीन लिया। और जब पुनः छीन लिया तो यह अजातशत्रु का अपमान था। अजातशत्रु ने हमला किया किस पे? प्रसेनजीत पर। एक बार तो हार जाता है लेकिन दोबारा उसने प्रसेनजीत को क्या किया? पराजित कर दिया। और तब प्रसेनजीत ने पुनः अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर दिया किससे? अजातशत्रु से। और वाजिरा का विवाह करने के साथ साथ अंतिम रूप से काशी दहेज के रूप में चला गया किसके पास? अजातशत्रु के पास। और इस तरह काशी अंततः किसके अधीन गया? माने मगध के अधीन गया। और जब आप मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो काशी महाजनपद का विलय किसमें हो जाएगा? मगध में हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये बातें वहां मैं फिर रिपीट मारूंगा जब आपको मगध का उत्कर्ष पढ़ाऊंगा, तो वहां पर ये चीजें आपको फिर से रिपीट होंगी। अब हम आते हैं कोशल महाजनपद की तरफ। देखिए मैप सब आप लोग बनाए हैं, ठीक है, तो मैप अगर बना हुआ है तो उससे एक आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र में है। बाकी हम भौगोलिक जानकारी आपको देते चलेंगे कि किस महाजनपद की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए देखिए कोशल। कोशल कोशल ये वर्तमान आपके फैजाबाद मंडल में है। वर्तमान ये फैजाबाद मंडल में माना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि कोशल 2 भागों में बटा था। ठीक, जिसको आप साकेत कहते हो, यह